अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स का आज लेक्चर 1 स्टार्ट करना है, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लेकिन उसको समझने के लिए हमें पहले इसकी बैकग्राउंड स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ना, इतना पुराना सब्जेक्ट नहीं है, रिसेंटली डेवलप किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये रिसेंटली डेवलप्ड है तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें। आपने पढ़े होंगे इनहेरिटेंस पैटर्न्स, जो ग्रीगर मेंडल ने डेवलप किए थे। ठीक है, उसने क्या किया था, मैनुअली उसने पी प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। ठीक है, उसने मैनुअली उनसे जो रिज़ल्ट्स हैं वो उनकी रिज़ल्ट्स डिवाइस किए थे। ठीक है, तो अब आजकल आप देखें, जो एक सिंपल जो एक स्टूडेंट है वो रिसर्च कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल थीसिस है किसी का, तो वो रिसर्च कर रहा होता है, उसके पास जो डाटा आता है वो उस पर मैनुअली काम करता है? नहीं, वो उस पर स्टैट अप्लाई करता है ना, ताकि कोई रिज़ल्ट जो है अखज़ कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके जो उसके पास डाटा है। मैनुअली क्यों नहीं वो कर सकता? क्योंकि वो डाटा इतना ज़्यादा होता है कि उसके लिए मैनुअली करना पॉसिबल ही नहीं है, या अगर वो मैनुअली करे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। सो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सब्जेक्ट डेवलप किया, जिसको हमने कहा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? ये बेसिकली ना टेक्नोलॉजिकल यूज़ है जिसमें कंप्यूटर्स का, ठीक है, हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए। फर्स्ट वन है स्टोरेज, यानी अगर किसी ने डीएनए सीक्वेंसेस फाइंड आउट की हैं, आरएनए सीक्वेंसेस हैं, प्रोटीन हैं, तो वो ना अपना जो रिज़ल्ट है उसको किसी डेटाबेस में सबमिट कराएगा। सो ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो स्टोर हो गया किसी डेटाबेस पे। सेकेंड वन क्या है? रिट्राइवल। रिट्राइवल क्या है कि फॉर एग्जांपल अब हमने उस इंफॉर्मेशन को लेना है, तो उस इंफॉर्मेशन का एक यूनिक कोड होगा जो हम एंटर करेंगे तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि कहीं और यूज़ कर सकते हैं। इस तरह क्या होता है कि बायोलॉजिकल जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी with the help of computers that are involved in the biological data storage, retrieval of information, manipulation and distribution of information। और ये सारी इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड होगी? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। यानी हमारा जो सारा कह लें बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो एरिया है वो इन तीन चीज़ों के गिर्द घूमता है। अब ना आपने देखना है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से किस तरह डिफरेंट है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एक और सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें इनका स्कोप देखना पड़ेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ना, उसमें हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं? जीन की सीक्वेंस, जीन या जीन प्रोडक्ट। जीन प्रोडक्ट कौन सी होती है? प्रोटीन। यानी हम जीन या प्रोटीन की सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस से हम उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, और जब हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसकी बेस पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसका फंक्शन जो है ये फ़लाँ होगा। इसलिए हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कहते हैं कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जबकि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स सिर्फ किसको डील कर रही थी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। लेकिन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी किसको डील कर रही है? बायोलॉजी की सारी फील्ड्स को। इसमें वो सारी फील्ड्स आ जाएंगी जिसमें हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जेनेटिक्स में कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, एनिमल बिहेवियर की मॉडलिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इकोसिस्टम की मॉडलिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन डायनामिक्स के लिए, गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होता है? इसमें भी बिहेवियरल स्टडी जो हम करते हैं। उसके बाद फाइलॉजनी में हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें सारी फील्ड्स आ जाती हैं कि जबकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ डील करती है। लेकिन ये जो है ना, इन दोनों को भी हमने कहा तो ये कि ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई क्लियर कट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, वो नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इन दोनों टर्म्स को रिलेट करते हैं, यानी वो कहते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो डेवलपमेंटल टूल्स जो हैं उनकी एप्लीकेशन का नाम है,
जबकि जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है उसमें हम एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वो एल्गोरिदम्स हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आगे अप्लाई करते हैं। सो इनके दरमियान जो क्लियर कट बॉर्डर लाइन है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की दो सब फील्ड्स होती हैं। हम जिन दो सब फील्ड्स को स्टडी करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं कंप्यूटेशनल टूल्स की डेवलपमेंट और डाटा बेसिस की डेवलपमेंट। यानी हमने दो चीज़ें बनानी है, या तो स्पेसिफिक टूल्स बनानी है, एल्गोरिदम्स बनाने हैं जो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ करें, और डाटा बेसिस बनानी है जो कि हम कल पढ़ेंगे कि डाटाबेस है क्या। उसके बाद इन टूल्स को और डाटा बेसिस को हम यूज़ करें बायोलॉजिकल नॉलेज जनरेट करने में। यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम दो चीज़ों के साथ डील करते हैं। उसके बाद टूल डेवलपमेंट। अच्छा, अब टूल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि इसमें हम ना सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जिसमें हम सीक्वेंस फाइंड करते हैं, उसका स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, उसकी बेस पे हम फंक्शनल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन टूल्स को हम किन किन एरियाज़ में यूज़ करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम टूल्स बनाएंगे किस किस के लिए, सीक्वेंस एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड फंक्शन एनालिसिस, ठीक है। अब सेकंड हमारा ऑप्शन है कि गोल क्या है, हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्टडी का गोल क्या है। तो अल्टीमेट गोल यही है कि हमारा जो लिविंग सिस्टम है, हमारा जो सेल है, हमारी जो बॉडी है, हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि जो सिंगल सेल है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम सीक्वेंस से फाइंड आउट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सो इसका बेसिक गोल क्या है कि ये किसके साथ डील करती है, सेंट्रल डोग्मा के साथ। सेंट्रल डोग्मा क्या है कि हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं और आरएनए से हम प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन जो हैं वो आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखें कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से ना हम जो कह लें कि न्यू चैलेंजेस जो है ना उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमें पता चलता है कि फॉर एग्जांपल पास्ट में हमारे पास ये डेवलपमेंट हुई है, उस पर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टूल्स अप्लाई करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में हमारे पास इस पे चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमें नेक्स्ट किस फील्ड में काम करना है। उसके बाद जो एरिया ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस है ना, उसमें आ जाता है सीक्वेंस अलाइनमेंट, सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग आ जाता है। उसके बाद मोटिव्स और पैटर्न डिस्कवरी है, जीन और प्रमोटर फाइंडिंग है। प्रमोटर आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होता है। रिकन्स्ट्रक्शन है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। हम मेगा-6 एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करके हम ये कह लें रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद जीनोम असेंबली, कंपैरिजन है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम क्या क्या करते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन है। फंक्शनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं जीन एक्सप्रेशन की, यानी कौन सी जीन कहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोटीन इंट्रैक्शंस दे उनकी प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर प्रोटीन की इंट्रैक्शंस ऐसी होंगी तो इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा। उसके बाद हम मेटाबॉलिक पाथवेज इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, सीक्वेंस एनालिसिस है फर्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी बेस पे हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर, यानी अगर हमारे पास अमाइनो एसिड की सपोज ये सीक्वेंस आ गई है ना अमाइनो एसिड की, तो आपको पता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो सिर्फ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। उसकी बेस पे हम स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं इसका, और स्ट्रक्चर जब हमारे पास आ गया तो उसकी बेस पे हम फंक्शन देखते हैं। इसके अलावा हम कंपेयर भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। सीक्वेंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जीनोम कंपैरिजन है, फाइलॉजेनी, जीन प्रमोटर प्रेडिक्शन है, मोटिव डिस्कवरी है, सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग है और सीक्वेंस अलाइनमेंट है। फंक्शन एनालिसिस में हम मेटाबॉलिक पाथवेज की मॉडलिंग कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, प्रोटीन इंटरेक्शंस की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रोटीन सब सेलुलर लोकलाइजेशन प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या क्या हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। अब इसकी एप्लीकेशन सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नहीं है, बल्कि इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ साइंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल स्टडीज़ में भी। अब देखें कि हमने एक ड्रग बनानी है, ठीक है, ड्रग डिज़ाइन करनी है हमने। अब हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जिस
कह लें अब नॉर्मेलिटी के अगेंस्ट हमने ड्रग डिज़ाइन करनी है, हमें उसकी नॉर्मल प्रोटीन की तरफ जाना पड़ेगा। हम नॉर्मल प्रोटीन का सीक्वेंस देखेंगे अमाइनो एसिड की, सीक्वेंस से हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करेंगे उसका, और स्ट्रक्चर से हम फंक्शन तक जाएंगे। अब हमारे पास जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस आ गई, अब हमें पता है कि फ़लाँ अमाइनो एसिड फ़लाँ जगह पे प्रेजेंट है। उसके बाद हम उस सीक्वेंस का कंपैरिजन करेंगे अब नॉर्मल प्रोटीन की सीक्वेंस के साथ। हमें पता चल जाएगा कि किस जगह पे चेंज आया है नॉर्मल के साथ कंपैरिजन करने में। जब हमें चेंज पता चल जाएगा तो हम उसके खिलाफ अच्छे से ड्रग्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा, हमारा कॉस्ट भी कम आएगी। और क्या होगा कि जब इसकी कॉस्ट कम आएगी हमारे पास, तो हमें जो है हम कम टाइम में कम कीमत में ज़्यादा हम ड्रग्स जो हैं इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। और जब हमें पता है कि हमने किस अमाइनो एसिड के अगेंस्ट बनानी है, तो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी कम होंगे। इसके अलावा हम फोरेंसिक साइंसेस में यूज़ कर सकते हैं इसको। फोरेंसिक में हम क्या करते हैं कि बेसिकली ना कुछ कह लें आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स हैं, जैसे बायसेंस स्टैटिस्टिक्स है, लाइक्लीहुड बेस्ड मेथड्स हैं, ट्री कंस्ट्रक्शन वगैरह हम करते हैं। तो हम ना एक लिंक डेवलप कर लेते हैं और इस तरह हमें पता चल जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में हमारी हेल्प करती है ये चीज़। उसके अलावा ये एग्रीकल्चर में यूज़ होती है कि हम ऐसी प्लांट वैराइटीज़ बनाते हैं, मतलब हमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता चल जाता है ना कि कौन सी ज़्यादा ससेप्टिबल है म्यूटेशंस के लिए, कहाँ पे ज़्यादा चांस है म्यूटेशन का, तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं कि न्यू क्रॉप वैराइटीज़ वगैरह जो हैं हायर प्रोडक्टिविटी, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हम सारा कुछ बना लें, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि सपोज़ अगर आपने एक जंग लड़नी हो, ठीक है, तो सिर्फ जहानत की बेस पे जंगें नहीं लड़ी जाती। मतलब आप कहें मैं बड़ी ज़हीन हूँ और मुझे पता है अच्छी तरह से कि कहाँ पे किस बंदे को खड़ा करना है, कैसे ये जीतनी है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। जंग सिर्फ जहानत के बलबूते पे नहीं जीती जाती, ठीक है। उसके लिए बाकी सारे फैक्टर्स को भी माइंड में रखना पड़ता है। अब देखें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जब हम कैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट जो है या एक रिसर्चर जो है वो रिसर्च कर रहा है, उसने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जनरेट कर रही हैं। अब उन सीक्वेंसेस को हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स पे यूज़ करेंगे ना, तो अब हम सपोज़ हम जेन बैंक जो हम एक डाटाबेस कल पढ़ेंगे, उस पर हम वो डाटा अपलोड करते हैं, उसका हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर वो सपोज़ करें आप कि जो हमारी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आइडेंटिफाई की गई थी या वो रिसर्चर ने ऑब्टेन की थी, अगर वही गलत हो तो हमारा तो सारा प्रोसेस गलत हो गया ना, वो गलत सीक्वेंस हमें मिसगाइड करेगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेस कर रही है हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे, तो हम कम्प्लीटली बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे रिलाई नहीं कर सकते कि हम सिर्फ उसकी टूल्स जो हैं उनको बेहतर बनाएं, बल्कि नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम गलत साइड मिसगाइड ना हों। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम बायोलॉजिकल डेटाबेसेस पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।